कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर के चरित्र पर सवाल उठा करके तहलका मचा दिया है। और अब ये सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया में धीरे धीरे आने लगी है। लेकिन कहते हैं कि नेता के लिए उसका दामन और उसका चरित्र सबसे बड़ी पूंजी होती है। और अगर इस पर एक बार दाग लग जाए तो इस दाग को धोने में बहुत समय लगता है। और खासकर अगर ये दाग चरित्र से जुड़ा हुआ हो तब तो इस दाग को धोने में बहुत लंबा समय लगता है। तो कुछ इसी तरीके के संकटों से, इसी तरीके की परिस्थितियों से, कुछ इस तरीके के हालातों से नगीना से लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आजकल गुजर रहे हैं। तो ये वीडियो रिपोर्ट जो मैंने बनाई है इसको तसल्ली से देखना है। ये वीडियो रिपोर्ट आपको 3 पहलू बताए जाएंगे और इन 3 पहलुओं पर इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। दावा है कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। और आपसे अपील है, गुजारिश भी है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस समय आपको भावुक नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, किसी बहकावे में नहीं आना है। पूरी रिपोर्ट मैंने तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। इस रिपोर्ट को आप बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से और बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पिक्चर क्लियर करते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी के बीच में और चंद्रशेखर आजाद के बीच में क्या कुछ चल रहा है, इसको सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि साल दर साल डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो इस कहानी की शुरुआत में पुरानी चीजें थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं। दरअसल डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर के मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। वो एक सफाई कर्मी की बेटी हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड से पीएचडी की है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक बार भारत के नाम से उन्होंने संबोधन किया है, यूनाइटेड नेशंस को। और इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, वो गुंजन समाज की बेटी हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा में आई। 2024 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो अचानक से डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए थे। और उसके बाद यह आरोप का सिलसिला चलता रहता है। हालांकि उस समय भी चंद्रशेखर आजाद ने उनके आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांति से चुपचाप अपने चुनाव प्रचार में लगे रहे। चंद्रशेखर आजाद को उस समय सफलता मिली। नगीना की जनता ने उस समय डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों पर यकीन नहीं किया और चंद्रशेखर को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। 1 लाख से ज्यादा वोटों से चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में दलित मुस्लिम समीकरण साथ मिला के चुनाव जीता था। ये उस समय की बात होगी। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी बीच बीच में आती हैं, चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगाती हैं, चली जाती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आरोप लगाए, उसके बाद उन्होंने बधाई भी दी। ये सब तो सिलसिला चला। लेकिन अब डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। रोहिणी घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनकी इज्जत के साथ खेला है। बहुत सारी बातों का आरोप लगाया है रोहिणी घावरी ने। इनको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर के बीच में किस तरीके की चीजें चल रही हैं और इनके 3 पहलू मैं आपके सामने उजागर करूंगा। 3 पहलुओं में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने 5 जून को 11:39 पर एक ट्वीट किया और इसी ट्वीट के बाद सुबह तक ये ट्वीट आया, तहलका मच गया। इस ट्वीट में इन्होंने चंद्रशेखर आजाद की कई सारी पुरानी तस्वीरें और फोटोज, वीडियोस वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे ही ये चीजें आई, सनसनी फैल गई। अब इसमें उन्होंने लिखा क्या है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कि कल से कुछ चमचे बोल रहे हैं कि मुझे इसकी राजनीतिक चमक से प्यार था, तो अब सच देखो। और जुलाई 2021 का मैसेज पढ़ो। मैं इनको शुरू में भाई बोलती थी, कोई गलत सोच नहीं थी, नीयत तो इनकी पलटी मेरे स्विट्जरलैंड की जिंदगी देखकर। ये मेरे साथ स्विट्जरलैंड में सेटल होना चाहते थे। ये बोलते थे कि इन पर जितने पुलिस केस हैं इंडिया में काम नहीं कर पाएंगे। इनको सुकून की जिंदगी चाहिए थी। यहां पर इनको, इनके, इनका जो भी शब्द हैं ये चंद्रशेखर आजाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं रोहिणी घावरी। फिर उसने लिखा है कि ये बोलते थे कि इन पर जितने पुलिस केस हैं ये इंडिया में काम नहीं कर पाएंगे, इनको सुकून की जिंदगी चाहिए थी। मैं तो खुद इनके संघर्ष की साथी बनकर के बहुजन आंदोलन को मजबूत करना चाहती थी। इनका पूरी ईमानदारी से साथ भी दिया। इनकी पार्टी के अधिकतर लोग जानते भी हैं। मैं इनके 5 प्रदेश अध्यक्षों से बात करती थी। वो मुझे अपने राज्यों की हर खबर भी देते थे। एक वक्त के बाद
वो इनसे ज्यादा मेरे वफादार हो गए। देखते थे आंदोलन के प्रति मेरी ईमानदारी कितनी ज्यादा थी। इसके बाद इन्होंने लिखा, ईश्वर ने सब देखा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। सच बोलने से मैं डरती नहीं किसी से। मैं एक बात गारंटी के साथ बोल सकती हूं, अगर ये सांसद नहीं बनते तो आज ये मेरे साथ स्विट्जरलैंड में होते। इस सेंटेंस पर जरा गौर करिए, एम्फसाइज करिएगा, इस पे जोर देना है आपको, दबाव देना है इस बात पर। अगर चंद्रशेखर आजाद आज सांसद नहीं बनते तो वो डॉक्टर रोहिणी घावरी के साथ स्विट्जरलैंड में सेटल्ड होते। ये रोहिणी घावरी का कहना है। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कब तक हमारा देश औरतों को दबाएगा, उसे ही गलत बोलेगा। तो ये रोहिणी घावरी ने ट्वीट किया था और ये 5 जून को 11:39 पर किया गया। रोहिणी घावरी दरअसल कल से ही 4 जून से ही सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आक्रामक हैं और उन्होंने कल भी बहुत सारे ट्वीट करके तहलका मचाया था। और उसके अलावा उन ट्वीट्स को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अगर आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, डॉक्टर रोहिणी घावरी ने क्या कुछ आरोप लगाए थे। अब उसके बाद 5 जून को 3:19 पर एक और ट्वीट करके उन्होंने फिर से तहलका मचा दिया और इसमें उन्होंने लिखा कि भारत की बेटी हूं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानती हूं, सच बोलने से डरती नहीं हूं, चापलूसी में करती नहीं हूं। कल से आप सब ने इन फर्जी अंबेडकरवादियों का महिला का सम्मान देख लिया है। बाबा साहब के नाम पर नफरत फैलाने वाले ये घटिया लोग महानायिका बहन जी का अपमान कर सकते हैं, तो फिर मैं तो वाल्मीकि समाज की बेटी हूं, मेरा क्या सम्मान करेंगे। आदरणीय बहन जी ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया इनके लिए। ये उनके सगे नहीं हुए तो मेरे सगे कब होंगे। इन सबको पता है कि मैं सच बोल रही हूं, इसीलिए 2 दिन से फड़फड़ा रहे हैं। जो गलत करे वो डरे, अब ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। तो इसका मतलब डॉक्टर रोहिणी घावरी बोल रही हैं कि वो डरने वाली नहीं है और इस लड़ाई को वो बड़ा करेंगी। उसके बाद लिखा है कि मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाली, अब बहुत साल बर्दाश्त कर लिया मैंने। तो ये रोहिणी घावरी का दूसरा ट्वीट था। अब इसके अलावा रोहिणी घावरी ने एक और ट्वीट किया और इसमें उन्होंने आरोप लगाए, फोटो भी शेयर की। इन्होंने कहा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी के साथ ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज की, बहुजन समाज की और भी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है। इस वाले ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ये ट्वीट 4 जून का है और इसमें लिखा है कि इस लड़की ने चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर की थी लेकिन समाज ने दबाव बनाया, इस बहन का किसी ने साथ नहीं दिया। ये जाटव समाज की बेटी है जिसकी जिंदगी के साथ खेलकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते तो मेरे लिए क्या खड़े होगे। तुम एक चरित्रहीन को अपना नेता बनाओ लेकिन वाल्मीकि समाज इसको गाली ही देगा हमेशा। ये रोहिणी घावरी का जो ट्वीट है। अब इसके अलावा आप एक चीज गौर फरमाइए कि जो डॉक्टर रोहिणी घावरी, जैसा मैंने आपको बताया कि रोहिणी घावरी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत सारे आरोप चंद्रशेखर के ऊपर लगाए और बहुत सारे फोटोज वीडियोज भी शेयर किए थे, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आजाद सांसद बनते हैं तो रोहिणी घावरी सारे ट्वीट डिलीट करके भाग जाती हैं और उनको बधाई भी देती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर रोहिणी घावरी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आप ये सोचिए कि 4 जून को जो डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद को निकम्मा, नालायक और ना जाने क्या क्या बोल रही थी और ये भी कह रही थी कि उनसे बदला लूंगी, अपने हाथ गंदे करूंगी, इस तरीके की ट्वीट कर रही थी। और 5 जून को अगले दिन जब उन्होंने ट्वीट किया तो इसमें चंद्रशेखर आजाद के लिए पहले उन्होंने निकम्मा, नालायक और सबक सिखाने की, अपने हाथ गंदे करूंगी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन 5 जून वाले ट्वीट में थोड़ा नरमी दिखी। इसमें बार बार लिखा है कि उनका, इनकी पार्टी, उनका संगठन, उनके साथ जिंदगी, इनके प्रति वफादारी। तो ये सारे जो शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, इनसे आप देखिए कि 4 जून को जो ट्वीट आए थे उसमें बहुत ज्यादा आक्रामकता थी, लेकिन 5 जून को जो ट्वीट आए हैं उसमें अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात तो कर रही हैं, लेकिन बात करने के लहजे में थोड़ा लचीलापन आया है, थोड़ी नरमी आई है। ये वाली जो ट्वीट 5 जून वाली हैं। अब आगे बढ़िए, आगे और भी चीजें दिखाता हूं। तो अब इन सारे जितने भी ट्वीट्स मैंने आपको दिखाए हैं, इन सारे ट्वीट्स को देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी बीजेपी के इशारे पर चंद्रशेखर को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूं। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी
बीजेपी के अंडरकवर एजेंट हो। जाहिर सी बात है कि इस तरह के ख्याल आपके मन में जरूर आएंगे, लेकिन आप इस तरह के संदेह करें उससे पहले रोहिणी घावरी ने बीजेपी के खिलाफ भी ऐसा बम फोड़ दिया कि विस्फोट हो गया बहुत तगड़ा वाला और हड़कंप मच गया। बीजेपी पर आरोप लगाए कि वो बहुजन आंदोलन को कुचलने के लिए छोटी छोटी पार्टियों और संगठनों पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, और एक ट्वीट भी इसको लेकर किया और सबूत भी पेश किया। उन्होंने पैसों से भरा एक बैग भी पोस्ट किया और आरोप लगाया कि बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों को, छोटे छोटे संगठनों को बहुजन आंदोलन को कुचलने के लिए इस्तेमाल करती है, उनको फंडिंग करती है। उसका बाकायदा सबूत के साथ पोस्ट किया। अब उस ट्वीट में लिखा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है कि जब तक बीजेपी से ऐसे नोटों के बैग आते रहेंगे, बहुजन मिशन चलता रहेगा और दलित मूर्ख बनता रहेगा। जिस दिन मैंने ये बैग देखा था, मैं समझ गई थी कोई मिशन नहीं चल रहा है बल्कि दलाली चल रही है। समाज को जब तक समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज चाहे जितना बुरा बोलना है बोल लो, लेकिन मेरी हर एक बात सच है, इतना जरूर याद रखना। बहुजन समाज का सच्चा हितैषी कौन है, ये आने वाले समय में लोग समझ जाएंगे। बीजेपी से लड़ने की सिर्फ नौटंकी होती है, इसकी पूरी पार्टी संगठन सब बिका हुआ है। मैंने समाज को बचाने की बहुत कोशिश की, अभी भी कर रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। ईमानदार इंसान किसी से नहीं डरता है। ये रोहिणी घावरी ने ट्वीट किया है। अब आगे और बढ़ते हैं। अगर रोहिणी घावरी ने 2021 के फोटो और वीडियो संभाल कर रखे हैं जो इन्होंने 5 जून 2025 को किया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहिणी घावरी के पास दरअसल बहुत मटेरियल है। उनके पास बहुत फोटोज होंगी, उनके पास अभी और भी वीडियोज होंगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड से पढ़ी हुई यूनाइटेड नेशंस में भारत को संबोधित करने वाली एक पीएचडी स्कॉलर जो कि विदेश में हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसने डॉक्टरेट कर रखा है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है। और उसके पास चंद्रशेखर आजाद की जरूर कोई ना कोई नस दबा रखी है। उसके पास कोई ना कोई बड़े सबूत होंगे, कोई ना कोई बड़ी फोटो होगी, और भी अंतरंग फोटो हो सकती हैं, वीडियोज हो सकती हैं। क्योंकि जिस मजबूती के साथ, जिस दावे के साथ वो सोशल मीडिया पर आकर दम भर रही हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आने वाले समय में सबक सिखाएंगी, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगी और चंद्रशेखर आजाद को एक्सपोज करेंगी, और उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई सफाई नहीं दी गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो चंद्रशेखर आजाद की चुप्पी भारी भी पड़ सकती है। तो अगर चंद्रशेखर आजाद इन सब आरोपों से मुक्त होना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक बार उनको मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को पिक्चर एकदम आईने की तरीके से क्लियर कर देनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को यह सब करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो आने वाले समय में उनकी राजनीति में रोहिणी घावरी के जो दाग हैं, जो आरोप हैं, वो रोड़ा बन सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अब मैंने आपको जो वीडियोज की शुरुआत में कहा था कि इस पूरी घटना को समझने के लिए आपको 3 पहलू मैं आपको बताऊंगा और इन 3 पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये अब तक रोहिणी घावरी के मैंने आरोप बताए हैं। अब इन 3 एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, 3 पहलू क्या हो सकते हैं, वो आप सुनिए। इस घटना का पहला पहलू यह हो सकता है कि संगठन और पार्टी जब चलने लगी हो तो बीजेपी से बहुत ज्यादा पैसा भी आने लगा हो। तो ऐसा हो सकता है कि पैसा ज्यादा आने पर बंटवारे को लेकर जो रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच में कोई विवाद हुआ हो। जाहिर सी बात है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बहुत तेजी से उभरी। दलित युवाओं में जब भीम आर्मी को लेकर क्रेज बढ़ने लगा तो बहुत बड़े स्तर पर इसमें फंडिंग आई, और जैसा कि अभी रोहिणी घावरी ने बताया कि वो कई सारे प्रदेश अध्यक्षों से खुद बात करती थी, खुद मैनेज करती थी। तो इसमें एक पहलू तो ये है कि संगठन में, पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर फंड आया होगा और इस पैसे को बंटवारे को लेकर कोई बात बिगड़ी होगी, कोई विवाद हुआ होगा, ये पहलू हो सकता है। और इसके अलावा रोहिणी घावरी का कहना है कि चंद्रशेखर के संगठन और पार्टी का काम उन्होंने खुद देखा है और उनको सारी चीजें पता है। वो संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करती थी, तालमेल बना के रखती थी। तो जाहिर सी बात है कि पहला पहलू ये हो सकता है कि पैसे के बंटवारे को लेकर बात बिगड़ी होगी। एक तो ये पहलू है, ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा ऐसा ही हुआ होगा, ये पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। तो इस घटना का दूसरा पहलू यह हो सकता है कि या तो डॉक्टर रोहिणी घावरी
जो बीच बीच में कभी चंद्रशेखर पर आक्रामक हो जाती हैं, कभी नरम पड़ जाती हैं। तो इसका दूसरा पहलू जो मैंने नोट किया है, ये हो सकता है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी चाह रही हो कि चंद्रशेखर आजाद जैसे सांसद बनने के पहले उनके साथ रिश्ते में थे, शायद उस तरीके से फिर से उनके साथ रिश्ते में आ जाएं। तो वो जो मनमुटाव है या फिर उनकी और पर्सनल चीजें, वीडियोस, फोटोज अभी संभाल कर रख रखी हैं, शायद वो धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद पर डर दिखा रही हैं कि वो पहले की तरह रिश्ते में उनके साथ आ जाएं, तो वो बाकी की बची हुई चीजें सार्वजनिक नहीं करेंगी। और शायद चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं वो डर दिखाने की कोशिश कर रही हूं, एक तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रही हूं। हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद आखिरकार सरेंडर कर जाएं, ब्लैकमेल हो जाएं। लेकिन अगर ऐसा है तो चंद्रशेखर आजाद एक बहुत प्रभावी व्यक्तित्व है उनका। उन्होंने समाज में एक जगह बनाई है, खुद को स्थापित किया है। भीम आर्मी के जरिए, नो डाउट, भीम आर्मी के जरिए उन्होंने जो संगठन तैयार किया है, तो उसको लेकर उनके युवाओं के बीच में काफी ज्यादा क्रेज बढ़ा है। तो उनके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है, एक लड़की उनको ब्लैकमेल कर रही है, उनको लगता है कि अब उनके साथ वाकई ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेकर समाज के बीच में आना चाहिए, मीडिया के बीच में आना चाहिए और सारी स्थिति क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि एक नेता के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब इसमें तीसरा पहलू मैंने ये नोट किया है, एक और तीसरा पहलू ये हो सकता है कि बहुजन आंदोलन को बदनाम करने के लिए रोहिणी घावरी को बीजेपी ने चंद्रशेखर के पीछे लगा दिया हो। क्योंकि भीम आर्मी ने जितनी तेजी से अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, उससे कई सामंतियों की सांसें अटकी हुई हैं। भीम आर्मी का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है, पूरे देश में हुआ है, खासकर उत्तर भारत में। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि भीम आर्मी ने समाज पर, खासकर दलित युवाओं पर काफी प्रभाव छोड़ा है। तो उससे सामंतियों की सांसें अटकी पड़ी हैं। और दूसरा, चंद्रशेखर की तरफ से पार्टी बनाने का फैसला भले ही जल्दबाजी में लिया गया हो, लेकिन भीम आर्मी जैसा संगठन तैयार करके उन्होंने युवाओं में लोकप्रियता बनाई है और इससे नकारा नहीं जा सकता है। यह भी हो सकता है कि मनुवादी मीडिया की तरफ से यह सब कुछ प्लान्ड किया गया हो, जिससे कि यूपी में दलित वोटर पूरी तरीके से आपस में भिड़ जाएं, यूपी में दलित समिति इकट्ठा ना होकर सत्ता तक ना पहुंच पाए। इसके लिए भी ये किसी की शरारत हो सकती है, ये किसी का ऑपरेशन ऐसा भी हो सकता है, किसी से फंडिंग की जा रही हो। उत्तर प्रदेश में दलित शक्ति कभी काबिज ना होने पाए, दलितों को आपस में उलझा दो, वोट काट दो, ये किसी की शरारत हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे ऑपरेशन को, हो सकता है कि बल्कि कहीं विदेश से ऑपरेट किया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे उभार हुआ और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का जैसे जैसे डाउनफॉल हुआ, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की गिरावट हुई, अब 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी फिर से सक्रिय हो रही है। बहुत बड़े स्तर पर लोगों के फीडबैक आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से आए। और एक और पहलू जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हो सकता है बहन जी, जिन्होंने चंद्रशेखर को पिछले समय मेंढक कहा था, आपस में तलवारें खिंची हुई है बहन जी और चंद्रशेखर आजाद की। तो हो सकता है चंद्रशेखर को बदनाम करने के लिए, उनके दलित वोट खींचने के लिए ये बहन जी की चली हुई एक चाल हो, जिसमें चंद्रशेखर को बदनाम करके दलित वोट जो हैं वो अपने पाले में खींच लिए जाए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, कमेंट्स में जरूर बताएं। उससे हम एक एनालिसिस करते हैं और एक सच्ची रिपोर्ट आप तक पेश कर पाते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।